हेलो एवरीवन। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को बहुत ही बारीकी से देखेंगे और बहुत ही डिटेल मैनर से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन प्रियम्बल क्या है। देखिए, ये जो आप लोग टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को हम लोग इंडियन प्रियम्बल कहते हैं। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, इंग्लिश में, और ये हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या क्या कीवर्ड्स है। तो मैं कुछ कीवर्ड्स आप लोग को के लिए मैं कर रहा हूँ। पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर्स को गेन करती है, तो वो भारत के लोगों से पावर को गेन करती है। कुछ और हम लोग कीवर्ड्स देखते हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसको आप लोग किस तरह से याद रखिएगा। देखिए, S3 DR। S3 मीन्स ट्रिपल एस एंड DR। ट्रिपल एस से क्या है? ट्रिपल एस स्टैंड्स फॉर सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। इन सभी वर्ड्स के हम लोग एक एक करके मीनिंग्स को समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग और कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं। जैसे जस्टिस, किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, किस तरह का लिबर्टी? थॉट का, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ और वर्शिप का। इक्वलिटी, किस तरह की इक्वलिटी चाहिए? स्टेटस ऑफ एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, और साथ ही साथ यहाँ देखिए यूनिटी और इंटीग्रिटी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग और कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे मैंने एक तो आपको बताया कि सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ एथो सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलेगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि ये प्रियम्बल क्या है, तो देखिए, आप अगर बहुत ही बेसिक वर्ड्स में आप बताइएगा ना कि प्रियम्बल क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो है एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, क्रक्स है। ठीक है, मीन्स भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए कि क्या क्या है, तो एज वी नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लेंथियर। ये क्रिटिसिज्म भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो अब कोई एक क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमें प्रियम्बल की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्रियम्बल? व्हाई वी नीड दिस प्रियम्बल? तो आपका आंसर रहेगा एज वी नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर आर अराउंड 450 प्लस आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। ठीक है, ओके, and we know that it's essential to define soul of the constitution, so something that can interpret everything written in this constitution. That's why we are needed of a preamble. हमें इस इंडियन प्रियम्बल की जरूरत पड़ी क्योंकि भारतीय संविधान बहुत ही लंबा है, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे शेड्यूल, बहुत सारे पार्ट्स है ना। तो हमें एक ऐसा चीज चाहिए था जो कि इस पूरे संविधान का क्रक्स हो, समरी हो, इसेंस हो, सोल हो, है कि नहीं? इसीलिए ये इंडियन प्रियम्बल आप कह सकते हैं कि इसकी हमें जरूरत पड़ी। ये चीज़ आप लोग समझ गए। देखिए, क्या हुआ था कि अगर आप लोग को थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, और इसका फर्स्ट मीटिंग 9 प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग, और इस फर्स्ट मीटिंग में इसका टेम्पररी चेयरमैन किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है,
इसके बाद क्योंकि टेम्पररी इसीलिए इनको बनाया गया था क्योंकि ये जो है सबसे क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर नेक्स्ट मीटिंग बैठती है और इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर लीजिए, HC मुखर्जी। ठीक है, एंड VT कृष्णामाचारी। ठीक है, ये दोनों थे। एंड फिर आप देखिएगा ये जो इसका जो ड्रेस है वो देखिए 13, एक सेकेंड थोड़ा मुझे समय दीजिए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में आप देखिए तो जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बाद में बने, ठीक है, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने बताया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, इसके फिलोसफी को और इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को उन्होंने उसमें बताया। ठीक है, और इसी जो 13 दिसंबर 1946 में जो इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, ठीक है, उसी पे डिस्कशन होकर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया कि ये असेंबली जो है उसने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, इसी का एक तरह से क्रक्स जो है वो हमारा इंडियन प्रीएम्बल है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि प्रीएम्बल, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्रक्स है। इस प्रीएम्बल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसा पहला कंट्री था जो इस तरह का जो एक तरह से प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है या इसका बिगनिंग है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही साथ इस प्रीएम्बल को अगर पूछा जाए शॉर्ट में तो आप लोग कह सकते हैं कि दिस प्रीएम्बल इज समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और थोड़ा आप लोग जाइए तो आप सोल भी कह सकते हैं, आत्मा है। और की मीन्स इस भारतीय संविधान को खोलने का चाबी है। चाबी हम क्यों कर रहे हैं, कि इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि आपको पूछा जाए, आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूछा जाए कि इंडियन स्टेट मीन्स भारत की बात करें तो वो किस तरह का स्टेट है, इसका नेचर क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है कि नहीं, सेक्युलर है और सॉवरेन है, साथ ही साथ रिपब्लिक भी है। ठीक है, ये सारी वर्ड्स कहाँ के, प्रीएम्बल के ही है। तो प्रीएम्बल जो है वो इंडियन स्टेट का नेचर को भी बताता है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस क्रिएट करना, लोगों को लिबर्टी देना, है कि नहीं, और इक्वलिटी प्रोवाइड करना, और लोगों के बीच फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व की भावना को ये करना है, क्रिएट करना। तो एक तरह से ये इंडियन प्रीएम्बल हमारे इंडियन स्टेट के नेचर को भी बताता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को भी बताता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि चाबी की तरह काम करता है, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आइडियल्स है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और सबसे अच्छा वर्ड्स अगर आप लोग लिख सकते हैं तो आप लोग ये लिख लीजिए कि की टू अनलॉक द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। मीन्स भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उसके अगर दिमाग को
अनलॉक करने का कोई अगर चाबी है तो वो प्रियम्बल है, क्योंकि सारे चीज़ को आप बता सकते हैं कि यस आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहना चाहता है इस तरह का इंडियन स्टेट होगा, लोगों से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और डेट ऑफ एडॉप्शन की भी बात करती है इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए, और इस चीज़ को भी हमने समझा कि इंडियन प्रियम्बल जो है वो क्यों है, जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 3 वर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। क्या क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1942 के द्वारा वो 3 वर्ड थे, एक तो सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, तीसरा इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड SSI, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946 के द्वारा जोड़ा गया। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ कि अब तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि जब 42nd के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, तो आपका जवाब होगा यस इज अमेंडेबल। ठीक है, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला चीज़ है वो है 1960 की कहानी है, और 1966 में एक केस होता है जिसको कहते हैं बेरूबारी। इस बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट लेटर ऑन हम लोग देखेंगे, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 की बात है, इसमें क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अर्लियर डिसीजन को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, रिजेक्ट कर देती, और उन्होंने कहा यस यस ऑफकोर्सली दिस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड एंड लेटर स्टेज में देखेंगे एक वन केस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, जो कि 1995 में, और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहती है, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहती है यस प्रियम्बल, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। क्या इस चीज़ को आप लोग समझ गए? चलिए, तो इतना तो हमने समझ गया, हम लोग 2-3 चीज़ समझ गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन USA से लिया गया है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस है। हमने देखा है कि इसका अमेंडेबिलिटी भी पॉसिबल है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया, और ये भी देखा कि बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यस ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है का पार्ट प्रियम्बल नहीं है, लेकिन आफ्टर और जो है केशवानंद भारती केस और LIC केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने माना कि यस दिस जो प्रियम्बल है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस वन इज अमेंडेबल। ये तो हम लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ें और देखते हैं, और अब हम लोग एक एक करके जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं, जितने भी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया, S3DR, सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सभी का क्या मतलब है। हमने जस्टिस भी देखा, उसमें देखा ACP, देखा ना कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सॉरी जस्टिस की बात करती है ना, इक्वलिटी की बात करती है ना, थॉट्स सॉरी एक्सप्रेशन की बात करती है, थॉट्स का, ये सभी चीज़ों का, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके इन सभी कीवर्ड्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। तो हम सबसे पहला कीवर्ड्स, हम लोग सबसे फर्स्ट कीवर्ड, और उसका क्या है, सॉवरेन। सॉवरेन, इससे पहले भी एक कीवर्ड आ रहा है, वो आ रहा है V,
द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक तरह से सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कि भारतीय संविधान कहाँ से जो है वो पावर को ये करती है। ठीक है, डिराइव्स कहाँ से अपने पावर को डिराइव कर रही है, तो भारत के लोगों के सिटीजन से अपने पावर को डिराइव कर रही है। ठीक है, सेकेंड जो मैंने बताया आपको वो सॉवरेन। तो हम इस सॉवरेन का मतलब समझते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड और सबसे बेसिक वर्ड आप समझ लीजिए, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अथॉरिटी इंडिया से ऊपर नहीं है और इंडिया अपने सभी अफेयर्स को खुद जो है वो कंडक्ट करेगी। किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, किसी पे डोमिनियन नहीं है। ठीक है, नो डिपेंडेंसी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो डिपेंडेंसी, किसी पे डोमिनियन भी नहीं है। ठीक है, और कोई अथॉरिटी जो है, नो अथॉरिटी इज अबव इंडिया, कोई इससे ऊपर भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि मीन्स टोटल चीज़ जो है वो इंडिया खुद करेगी। ठीक है, कोई भी पावर, कोई भी अथॉरिटी जो है इससे ऊपर नहीं है। इंडिया में एक सेंट्रलाइज जो है वो अथॉरिटी है जो कि एक तरह से सारी चीज़ों को करती है। अगर इस सॉवरेन को देखेंगे तो दो तरह के सॉवरेन का कॉन्सेप्ट है। एक तो है वो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो इंटरनली सॉवरेन और एक्सटर्नली सॉवरेन का क्या मतलब है? देखिए, इंटरनली सॉवरेन का मतलब है कि जो भी लेजिस्लेचर का पावर है ना, जो भी कानून बनाने का पावर है, उसमें जो है इंडियन जो है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते, एक तरह से जो भारत जो है वो में पार्लियामेंट एक्चुअली कानून बनाती है। तो पार्लियामेंट जो है किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। यस, बेसिक कुछ लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस क्या है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनाना पड़ेगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट अल्टर नहीं कर सकता है। तो ये कुछ जो है उसके पास एक तरह से एक दायरा है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट वो एक तरह से सॉवरेन नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। यस, ऑफकोर्सली इंडिया जो है वो सॉवरेन है। इंडिया इज सॉवरेन बट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट को इस जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते, मीन्स कुछ भी नहीं कानून बना सकता है। तो उसके पास एक दायरा है, वो कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। और एक्सटर्नल अगर हम लोग सॉवरेनिटी की बात करें, उसका कहने का क्या मतलब है, इस एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को समझते हैं। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहने का मतलब है कि एक तरह से जितने भी स्टेट्स हैं ये एक्सटर्नल पावर है। ठीक है, उसको जो है इंडिया खुद देखेगी। ठीक है, और कैन एक्वायर, इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी, और यहाँ तक कि किसी भी इंडियन टेरिटरी को है कोई भी पार्ट को कुछ भी कर सकती है, लेंथ बढ़ा घटा कुछ भी, मीन्स अपने आप टोटल जो है खुद पे डिपेंडेंसी है, किसी बाहरी अथॉरिटी के डिपेंडेंसी पे नहीं। इस चीज़ को आप लोग समझ गए, तो हमने सोवरेन को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और हम लोग आएंगे सोशलिस्ट पे। ठीक है, सेकेंड वर्ड हमारा है वो है सोशलिस्ट। देखिए, इसको भी 42nd सीए के द्वारा जोड़ा गया, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि एक तो 1976 में जोड़ा गया, ये तो आप समझ रहे हैं, तो क्या इससे पहले ये सोशलिस्ट जो है वर्ड क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? तो आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल था। ठीक है, उससे पहले भी था और ये निहित था एक तरह से। ठीक है, इसके अंदर अब सोशलिस्ट का मतलब समझिए, तो ये जो है सोशलिज्म से आया है। और ये सोशलिज्म क्या है? एक तरह के इकोनॉमिक फिलोसफी है, इकोनॉमिक फिलो इकोनॉमिक फिलोसफी। ठीक है, जो कि एक तरह से जो भी प्रोडक्शंस हैं, जो भी आपके पास संपत्ति है, उसके प्रोडक्शन जो है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेट जो है वो ऑन करेगी। ऑन करेगी मतलब क्या है? देखिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को आप लोग इस तरह से कि सोशलिज्म दो तरह का होता है। एक तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसको कि इंडिया अडॉप्ट करती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है
कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है, देखिए इस कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है ना, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, कि ये पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनरशिप को बैन करती है, प्रॉपर्टी के ओनरशिप को बैन करती है। इनका कहना है कि जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसका टोटल कंट्रोल स्टेट के हाथ पे होगा, उसका टोटल कंट्रोल, टोटल ओनरशिप स्टेट के पास होगा, और स्टेट जो है इसको पॉपुलेशन के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वली। ठीक है, वहीं अगर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को देखें, मीन्स इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को आप कह सकते हैं कि एक तरह से मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी को रखने का अलाउ करती है। ठीक है, और ये केस इंडिया में भी है कि नहीं है, कि इंडिया जो है के केस में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका क्या एम है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसका एम जो होना चाहिए वो क्या है, वो पॉवर्टी, गरीबी को इन करना होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो डिजीज है, डिजीज, बीमारी एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को मिनिमाइज करना है। क्या इस चीज़ को आप लोग समझ गए? कहने का मतलब है कि जो वेल्थ है ना, जो वेल्थ है वो एक जगह सेंट्रलाइज ना हो जाए। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसका। ठीक है, कि वेल्थ का जो जनरेशन हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक तरह से पूरा सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका शेयर, ये जो है सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग थर्ड वर्ड आते हैं, और थर्ड वर्ड है वो है सेकुलर। ठीक है, हम लोग दो एस अभी तक देख लिए, अब थर्ड एस हम लोग आ रहे हैं, सेक्युलर। और इसको भी 42nd CAA के द्वारा जोड़ा गया कि नहीं, ये चीज़ आप लोगों को पता है। इस सेकुलर का क्या मतलब है, इस चीज़ को आप लोग समझ। देखिए, सेकुलर कहने का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, स्टेट के सामने, कंट्री के सामने जितने भी रिलीजन्स हैं सभी इक्वल है, सभी बराबर है, और सभी सिटीजन्स को, इंडिया के सभी सिटीजन्स को कोई भी रिलीजन जो है वो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ को समझ गए? इस सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए, इस जो सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है, इसका दो कॉन्सेप्ट है, एक तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा जाता है कि स्टेट जो है वो कंप्लीट सेपरेशन, स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन रहेगा। एक तरफ स्टेट है तो एक तरफ रिलीजन है। ठीक है, ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। वहीं जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये कहती है कि इधर मान लीजिए स्टेट है, ठीक है, एक तरफ जो अगर रिलीजन है, एक तरफ रिलीजन है, तो ये स्टेट जो है सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देगी, बराबर रेस्पेक्ट करेगी, सभी धर्म को प्रोटेक्ट करेगी इक्वली, इक्वली, इक्वली याद रखिए तो। ठीक है, सभी धर्म को, तो दोनों का नेचर आप में डिफरेंस देख रहे हैं। ये एक तरह से पॉजिटिव बातें कर रही है कि हम सभी धर्म को, हम, मेरा स्टेट का तो कोई मतलब नहीं है इसके साथ, लेकिन हम सभी धर्म को हम इक्वल रेस्पेक्ट देंगे, सभी धर्म को इक्वल प्रोटेक्ट करेंगे, और इक्वल प्रमोट करने की बात रहेगी तो वो भी करेगी। ये जनरली प्रमोट स्टेट करती नहीं है कोई भी धर्म को। ठीक है, और नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट आप एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या बाहरी कॉन्सेप्ट जो फॉरेन, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोलिए, ब्रिटिश मत बोलिए। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो क्या है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहती है कि नहीं, हमारा स्टेट और रिलीजन जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जनरली थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स
फर्स्ट को आप लोग देखिए, एथियस्टिक स्टेट। सेकेंड, थियोक्रेटिक स्टेट। एंड थर्ड वन, सेक्युलर स्टेट। ठीक है, अब इसको समझिए। ये एथिस्टिक स्टेट जो है वो एंटी रिलीजन है। एंटी रिलीजन कहने का मतलब ये धर्म से इसका कोई मतलब नहीं, वो धर्म के विरुद्ध है। इस थियोक्रेटिक की बात अगर करें, ये थियोक्रेटिक क्या कहती है, ये प्रो रिलीजन, प्रो रिलीजन है। प्रो रिलीजन मतलब क्या हुआ कि इसका झुकाव धर्म की तरफ होगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक है, नेपाल है, नेपाल में आपको पता है, और बांग्लादेश है। नेपाल एक तरह से हिंदू कंट्री है, बांग्लादेश को पता है, उनका अपना रिलीजन है। वो स्टेट जो है वो एक तरह से रिलीजन को एक्सेप्ट कर चुकी है। एंड सेक्युलर जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। सभी धर्म को हम अपना मानेंगे, सभी धर्म को इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, सभी धर्म को इक्वल रेस्पेक्ट। ये आप लोग सेकुलर का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। और ये जो एथिस्टिक, थियोक्रेटिक और सेकुलर स्टेट है, इसको भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म क्या है, वो है डेमोक्रेटिक, मीन्स डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी मतलब कि एक तो है कि पावर जो है, पावर है, ठीक है, और सुप्रीम पावर कौन है, सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में है। क्योंकि लोग जो है वही एक तरह से पॉपुलर सॉवरेनिटी के आधार पे अपनी इसको चुनती है, मीन्स सरकार को चुनती है। और ये जो सरकार को चुनना है, इसका दो कॉन्सेप्ट है, एक तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड से, और दूसरा जो है वो है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, किस तरह से आप समझिए। हमारा इंडिया में, हम लोग का इंडिया में क्या है, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स प्रेसिडेंट है, ठीक है, और दूसरा जो है पार्लियामेंट्री है। ये आपको पता है कि पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा है, ठीक है, और स्टेट का केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कहीं कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हेड है, ठीक है। और वही जो है डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस में प्रोसेस है वो क्या, रिकॉल का प्रोसेस होता है, रेफरेंडम का प्रोसेस होता है, ये सब आप लोग सुने होंगे, ठीक है, प्लेब्लिसाइट, ठीक है। मीन्स देखिए छोटा कंट्री, जो स्विट्जरलैंड जैसे जो छोटा छोटा कंट्री है, वहाँ पे होती है कि सभी लोगों को बुला लिया गया, ठीक है, कोई डायरेक्शंस, कोई कानून बनाना है, वहीं पे सभी का वोटिंग करा दिया गया, और जो भी जो है मेजोरिटी के साथ आया उसी को बना लिया गया। लेकिन इंडिया का केस में क्या है, इंडिया इतना लार्ज कंट्री है, लार्ज डाइवर्सिटी है, कि यहाँ इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसीलिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग समझिए। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग हैं, अगर आप लोग लोकसभा के इलेक्शन से याद कर कीजिए, जो आप लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग जाके वोट देते हैं। किसी ने इसको वोट दिया, किसी ने इसको वोट दिया, किसी ने इसको वोट दिया, और यहाँ से जो हाईएस्ट वोट आता है के पास, वो जाके आपके बिहाफ से पार्लियामेंट में कानून बनाता है। मीन्स ये आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना कि आप जाके मेरे लिए कानून बनाइए। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में है, ये समझ गए। अब देखिए और किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है सोशल,
पॉलिटिकल एंड नो। मैंने ऊपर में एक जगह इक्वलिटी में बता दिया था, ये थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, आप लोगों ने अगर लिखा हुआ है तो। कहीं पे मैंने बताया, मैं दिखा रहा हूँ अगर दिख जाए मुझे तो। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग शायद मुझे दिख नहीं रहा है। यदि मैंने बताया, मुझे लग रहा है मैंने बताया है, अगर बताया है तो आप लोग थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मुझे मिल नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ये सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है। तो सोशलिस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, वो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक, ठीक है। क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या हुआ? इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, ये आप लोग बहुत ही ज़्यादा सुनते हो, रिपब्लिक डे भी हम लोग मनाते हैं। तो रिपब्लिक मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो इलेक्टेड हेड होगा, ठीक है। वो किसी तरह का हेरिडेटरी पोजीशन नहीं इंजॉय करेगा। हेरिडेटरी पोजीशन मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हेरिडेटरी पोजीशन का, ठीक है, जिसको हम लोग मोनार्क सिस्टम भी कहते हैं, मोनार्की, ठीक है। ब्रिटेन में आप लोग को पता है मोनार्की है, वहाँ राजा है, रानी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो हेरिडेटरी पोजीशन का। लेकिन हाँ, भारत में क्या है, भारत में जो है वो इलेक्टेड हेड है। अब इलेक्टेड हेड किस तरह का हो सकता है? एक तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपने चुना है, एक होता है इनडायरेक्टली चुना है। तो हम लोग जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, उसको हम लोग इनडायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। ये पता है कि नहीं पता है? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। 5 साल के लिए हम लोग जनरली चुनते हैं, वो जो है क्या होती है, इनडायरेक्ट के द्वारा हम चुनते हैं। तो इस रिपब्लिक का क्या एम है? व्हाट रिपब्लिक्स एम? तो रिपब्लिक क्या एम करती है? देखिए, एक तरह से लोगों के हाथ में पावर रहे, ठीक है। पावर जो है इन द हैंड ऑफ पीपुल, नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। एक हेरिडेटरी पोजीशन कोई है वो इंजॉय ना करे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ही चुनते हैं लोग। जिस रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं वही जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली जो है वो लोग ही चुन रहे हैं, ठीक है। और किसी तरह के प्रिविलेज क्लासेस का ना होना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक फैमिली है जो कि बार बार जो आ रही है, तो समझिए कि वो एक तरह से प्रिविलेज क्लास है, तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए जो है ये रिपब्लिक जो है इसको चुना गया है, ठीक है। और एक तरह से आप समझिए कि प्रेसिडेंट क्यों है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो बात हम लोग करते हैं, तो पॉलिटिकल जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास हो, किस तरह के इंडिविजुअल के पास नहीं हो, जैसे किंग है। ये हमारा रिपब्लिक हो गया। तो हमने अभी तक S3 डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इतना को हमने देख लिया है ना। अब हम नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं, और नेक्स्ट वर्ड हमारा है जस्टिस, ठीक है। किस तरह का जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जो मैंने आपको डेमोक्रेसी में आपको जो बताया वो भी यही था, सेम चीज़ था, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। और जस्टिस में भी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। अब समझिए, सोशल जस्टिस कहने का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस कहने का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सभी सिटीजन्स इंडिया का इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और उन लोगों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोशल बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे, ताकि जो है ये इनइक्वलिटी जो है वो एलिमिनेट हो सके, लोगों के पास वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। समझ गए, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो किस में आया? वो इकोनॉमिक में आ गया कि धन, ठीक है, उसका बंटवारा सब ये हो, समान हो। और हमने ये भी देखा, सोशली भी देखा कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, इसके आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए। ये चीज़ समझ गए।
और थर्ड चीज जो है वो है पॉलिटिकल, कि सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। ठीक है, सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। किस तरह का राइट्स मिले? कि वो सभी जो एक तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल ऑफिसर्स को सब एसेस कर सकते हैं। समझ गए? और एक इसमें चीज़ आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि सोशल जो जस्टिस पढ़े और जो इकोनॉमिक जस्टिस पढ़े, ये दोनों मिला के क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। मीन्स पॉलिटिकल नहीं है इसमें। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एमोंग अगर हम दोनों को मिक्स करें तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। ठीक है, और हम लोग जस्टिस किस तरह से इंश्योर करते हैं? तो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है, और ये जस्टिस जो है का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से। ठीक है, सोवियत रूस। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म आ रहे हैं, और नेक्स्ट टर्म हमारा है वो है लिबर्टी। हम लोग अब लिबर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, लिबर्टी मतलब क्या हो गया? ये देखिए, कोई भी इंडिविजुअल्स को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर रोका जा रहा है तो उसका लिबर्टी को एब्रिज किया जाता है। मीन्स आपको कोई भी चीज़ करने का स्वतंत्रता हो, किसी तरह का रेस्ट्रेंट ना हो, आपको थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ्स में, फेथ में, ठीक है, और वर्शिप में, ये सब चीज़ें जो है आप बिना किसी रेस्ट्रेंट का कर सके, यही आपका लिबर्टी है। और इस चीज़ को फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इंश्योर किया गया है, आपको पता है। और साथ ही साथ क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इंश्योर किया गया है, इसीलिए ये इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। ठीक है, बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने पॉलिटी में सीरीज चलाया है। ठीक है, आप उस सीरीज को जरूर देखें। उसमें मैंने क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके स्टार्टिंग से, ठीक है, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 5 से 11 सिटीजनशिप्स, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35, उसमें भी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने पूरा डिटेल्स में देखा। आर्टिकल 13 क्या है, ठीक है, ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का क्या डिबेट्स है, अमेंडमेंटेबिलिटी और ऑर्डिनरी लॉ बनाने का, इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें इस वीडियो को, ताकि आपको कुछ बहुत हद तक समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ कि ये इन्फोर्सिबल है, तो वो क्यों है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल, इन सभी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि लिबर्टी जो है एक तरह से फंडामेंटल राइट्स के द्वारा लिबर्टीज़ को सिक्योर किया जाता है। ठीक है, सिक्योर किया जाता है, और ये इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। ये लिबर्टी जो है उसका कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप लोग अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े ही होंगे, 1789 to 99 तक चला था। इससे जो है 3 कॉन्सेप्ट, लिबर्टी को लिया गया, इक्वलिटी को लिया गया, और फ्रेटर्निटी को लिया गया। इन तीनों चीज़ों को लिया गया वहाँ से। अब तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है इक्वलिटी को। ठीक है, इक्वलिटी मतलब क्या है कि किस स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस को एब्सेंस हो, खत्म कर दे। किसी को स्पेशल प्रिविलेज आप लोग नहीं दीजिएगा, सभी को इक्वलिटी मिल जाएगा, है ना। किसी को अगर एक्स्ट्रा इस तरह का प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि इक्वलिटी जो है वो, इक्वलिटी 3 तरह से हम लोग एश्योर कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर बाय सिविक देखें, ठीक है, जो हम लोग आर्टिकल 14 to 18 पढ़ते हैं, ठीक है, कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ और प्लेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सभी को पब्लिक होटल्स से लेके जितने भी वेल्स है वहाँ जा सकते हैं,
अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिले, किस पे, नौकरी में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, ये सभी क्या, ये सब सिविक इक्वलिटी है। अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल इक्वलिटी आर्टिकल 3 to 5 एंड आर्टिकल 3 to 6 के द्वारा जो है वो इंश्योर किया जाता है। किया जाता है ना, जैसे मैंने 14 बताया, 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना। आर्टिकल 15 में वही जो मैंने बताया RRCSP है। आर्टिकल 16 में क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में अपॉर्चुनिटी मिले। आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी एबोलिश हो। आर्टिकल 18 में क्या है, टाइटल्स एबोलिश हो, यही सब है ना। अगर आर्टिकल 325 की बात करें तो वो जो इलेक्शंस की बात करती है कि इलेक्शंस होना चाहिए इस तरह के ग्राउंड टू इस रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस के आधार पे जो वो नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 3 to 6 में क्या कहा गया है कि इलेक्शंस जो होगा, जो भी हाउस ऑफ पीपल का इलेक्शन होगा या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा, तो उसमें सभी स्टेट में जो है वो इलेक्शंस जो एडल्ट सफरेज होगा, एडल्ट सफरेज, SUFFRAG, एडल्ट सफरेज होगा, वो क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, इसके आधार पे होगा। एक सेकेंड, ठीक है, इसके आधार पे होगा, ये चीज़ इसमें कहा गया। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हमने कहा, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हम लोग कहते हैं, वो आर्टिकल 39, ये DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आती है। ठीक है, इसके तहत हम लोग इंश्योर करते हैं कि सभी को, चाहे वो मैन हो चाहे वो वोमेन हो, अगर समान काम करती है तो समान पेमेंट भी मिले। इस तरह के राइट्स जो है, राइट्स तो नहीं बोल सकते, इस तरह के जो एक तरह से डायरेक्टिव्स जो है वो स्टेट को दिया गया है कि आपको इस तरह का जो पॉलिसीज बनाना है। आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वो है फ्रेटरनिटी। ठीक है, अब फ्रेटरनिटी मतलब भाईचारा, बहुत ही आसान शब्द में, कि लोगों के बीच बंधुता बने रहे। लोगों के बंधुता क्यों बने रहे, ताकि देश का यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है वो सेफगार्ड रहे। ठीक है, इसके लिए किस तरह की, अगर पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेटर्निटी को बनाए रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई, तो आप लोग बहुत ही बेसिक्स देखिए। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, व्यवस्था किया गया है। ड्यूअल सिटीजनशिप का व्यवस्था है इंडिया में, बिल्कुल नहीं है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 का लेक्चर्स आप लोग देखिए, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, ठीक है, और लोगों को कहा गया 51 आर्टिकल ए में, ठीक है, पार्ट 4A, और क्या कहा गया कि आपका ये ड्यूटी है, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, एक तरह से लोगों के बीच बंधुता बनाए करने के लिए क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सभी को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। ये सब चीज़ क्या है, ताकि यूनिटी बना रहे, इंटीग्रिटी बना रहे। ठीक है, और प्रियम्बल जो है लोगों के डिग्निटी की भी बात करती है, लोगों के डिग्निटी की भी बात करती है, समझ रहे हैं ना। यूनिटी की बात करती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करती है। आर्टिकल 1 को आप पढ़िए, ठीक है, उसमें क्या कहा किया गया, एक साइकोलॉजिकल टेरिटरी बनाया गया है, और इसी डायमेंशंस में जो है भारत को ये किया गया, तो क्या है, एक तरह से वो नेशनल इंटीग्रिटी है। इस साइकोलॉजिकल टेरिटरी में जो है, और इस डायमेंशंस में लोग जो है अपना पावर को एंजॉय कीजिएगा। तो ये टेरिटरी क्यों बनाया गया, दैट वन इज भारत, ये भारत है। तो एक तरह से ये लोगों को यूनिटी बनाती है, यूनिटी के, हाँ हम लोग भारत के लोग हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ओके, समझ गए इस चीज़ को। तो लगभग तो हमने सभी वर्ड्स को देख लिया, ठीक है। हमने डिग्निटी को भी देखा कि लोग जो है इंडिविजुअलिटी के साथ साथ जो है एक तरह से यूनिटी को भी किया जाए। डिग्निटी में वोमेंस की भी बात की गई है कि वोमेंस की भी डिग्निटी को प्रैक्टिस किया जाए। इन सभी चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जगह दी गई है, ठीक है। और एट लास्टली तो लगभग चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर हम समराइज़ करें तो 2-3 चीज़ और हम लोग समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडियन प्रियम्बल की बात करें तो हमने देखा कि बेरूबेरी यूनियन केस में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कि नो, दिस प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेटर स्टेज में देखेंगे कि केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें जो है कहती है कि नहीं ये पार्ट है। बट दिस प्रियम्बल is not justiciable, non
जस्टिसिएबल है, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, समझ गए, है ना। और एक तरह से आप समझिए कि अमेंडमेंट की बात करें तो आप लोग पता चलेगा कि केशवनाथ भारती केस में क्या कहा जाता है। यस, हम लोग जो है 1973 में केशवनाथ भारती केस कहती है, दो चीज़ कहती है कि एक तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट है, और सेकेंड चीज़ कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना है, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दो चीज़ कहती है 1973 में। एक तो कहती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, केशवानंद भारती केस, एक तो कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, और दूसरा चीज़ कहती है कि अमेंड हम लोग कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम बाद में देखेंगे कि 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसमें 3 नए वर्ड्स SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड जोड़ा गया। ये चीज़ समझ गए। तो हम लोग एट लास्टली एक चीज़ हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर से हम लोग पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है? अब पढ़िए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उस पूरे प्रियम्बल को आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। हैविंग, ये सब छोड़ दीजिए, कि ये सॉवरेन वर्ड समझ गए। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्यूर टू ऑल इज सिटीजन, सभी लोगों को के लिए क्या स्वीकार करती है? जस्टिस करती है। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, समझ गए आप लोग। लिबर्टी बात करती है आपको सोचने का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का। आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, कराती है। किस तरह का इक्वलिटी? स्टेटस, इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी का। एंड प्रोमोट एमंग ऑल ऑफ देम, क्या? फ्रेटर्निटी, लोगों के बीच फ्रेटर्निटी की भावना को प्रमोट करना, ताकि एश्योरिंग, ये फ्रेटर्निटी क्या एश्योर कर रही है? डिग्निटी को, लोगों के, इंडिविजुअल्स के, और साथ ही साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस को बनाए रखने के लिए। एंड व्हाट इज द डेट? एडॉप्शन का क्या डेट है? एडॉप्शन, इनेक्ट एंड गिव, AEG, कब? 26 डे ऑफ द नवंबर 1949, 26 नवंबर 1940। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा प्रियम्बल समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से फिर से लेक्चर्स को देखिए, एक एक टर्म को आप लोग लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा कि क्या कहने का मतलब है, इक्वलिटी कहने का मतलब क्या है, लिबर्टी कहने का मतलब क्या है। हम लोग एक एक करके फंडामेंट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने बेयर आउट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाई है, उसमें मैं एक एक आर्टिकल्स को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें आप जब पढ़िएगा फंडामेंटल राइट्स को, DPSPs को, ठीक है, आप लोग देखिए उसको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के तहत क्या इंश्योर किया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। धन्यवाद।